नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बात होगी पहली बड़ी खबर की चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई। जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे 3 प्रदेशों में चुनावी संग्राम तेज हो चला है। असम, केरलम और पुदुचेरी में मैदान में उतरे तमाम धुरंधर एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। वहीं तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी सियासी वार पलटवार ने माहौल को पूरी तरह से राजनीतिक गलियारों में गर्मा दिया है। जबकि दूसरी खबर पीएम मोदी से जुड़ी हुई है। दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी का जलवा कायम है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि वैश्विक सर्वे में प्रधानमंत्री अव्वल आए हैं। इस खबर पर भी होगी बात। तीसरी खबर अमेरिका ईरान जंग से जुड़ी है। क्या सीज फायर होने वाला है या फिर जंग और भड़कने वाली है? जी हाँ, ये आज सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इस पर भी करेंगे बात। जबकि आखिरी खबर भगवान रामलला से जुड़ी हुई है। रामनवमी है और रामलला का दिव्य मंदिर सजकर तैयार है। हर खबर पर होगी विस्तार से नजर, करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 9 अप्रैल को केरलम, असम और पुदुचेरी में चुनाव के लिए तमाम धुरंधरों ने कसी कमर। नाम वापसी का आखिरी दिन आज। चुनावी हलचल तेज। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में जारी है वार पलटवार। अट्ठाईस तारीख को प्रधानमंत्री मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का करेंगे उद्घाटन। टर्मिनल भवन का भी करेंगे निरीक्षण। देश के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में से एक है नोएडा का हवाई अड्डा। वैश्विक सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर बने सबसे लोकप्रिय नेता। 68% अनुमोदन रेटिंग हुई हासिल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घटी लोकप्रियता। पीएम मोदी का जलवा कायम। रामनगरी अयोध्या में तेज हुई रामलला के जन्मोत्सव की तैयारी। कल सुबह 6:30 बजे से विशेष पूजा अर्चन होगा शुरू। दोपहर 12 बजे रामलला के मस्तक पर सूर्य दिव्य की किरणों से होगा अभिषेक। और युद्ध समाप्त करने की अमेरिकी प्रस्ताव की समीक्षा में जुटा ईरान का युद्ध का स्थायी अंत जरूरी। कूटनीति की उम्मीदों पर वैश्विक बाजारों में आई तेजी। और अब देख लेते हैं विस्तार से समाचार। असम, केरलम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की आज अंतिम तारीख है। इन राज्यों में चुनाव 9 अप्रैल को होने हैं और इसके लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 23 मार्च थी। आज दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद असम की 126 सीटों के लिए 789 प्रत्याशियों के नाम सही पाए गए। केरलम की 140 सीटों के लिए 985, जबकि पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 366 प्रत्याशियों के नामांकन सही पाए गए हैं। इन राज्यों में नामांकन पत्रों की जांच पूरी होने के बाद राजनीतिक दल प्रचार में जुट गए हैं। असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कल 3 बड़ी रैलियां की। वहीं केरल में भी चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है। त्रिशूर से भाजपा उम्मीदवार पद्मजा वेणुगोपाल ने केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे के साथ सक्तन सब्जी बाजार का दौरा किया और चुनावी प्रचार किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि विकसित केरल के लिए लोग एनडीए को जिताने की सोच रहे हैं। पद्मजा का फैमिली को अच्छा नाम है ना, हमारा बीजेपी भी है। पहले लोकसभा में सुरेश गोपी जी को भी इधर लीड मिला। मुझे लग रहा है ये चुनाव में भी हम लीड करेंगे, ज़्यादा लीड करेंगे। बीजेपी का वोट एंड पद्मजा का वोट के साथ हम बहुत अंतर से जीतेंगे, ऐसा है। पूरा केरल में भारतीय जनता पार्टी एंड एनडीए के साथ हम जीतने वाले हैं। बहुत अच्छा माहौल है क्योंकि यूडीएफ एलडीएफ दोनों मिलके ये राज्य को खराब किया।
और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भवानीपुर और नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में रामनवमी के मौके पर निकाले गए जुलूस की अगुवाई की। रामनवमी के जुलूस की शुरुआत पद्म पुकुर से हुई है। इस जुलूस में बड़ी संख्या में महिलाएं भाग ले रही हैं। इस मौके पर शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में इस बार राम राज्य होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में सुशासन और नारी सुरक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा बेरोजगारी खत्म करने और घुसपैठियों को भगाने की भी उन्होंने बात कही। सब लोग राम राज्य चाहते हैं। सुशासन, नारी सुरक्षा, बेरोजगारी खत्म होना चाहिए, घुसपैठिया भगाना चाहिए। जो जंगी है देश विरोधी ताकत, उनका विनाश होना चाहिए। राम विरोधी को विनाश होना चाहिए। और पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में बीजेपी की ओर से बनाए जा रहे अस्थायी शिविर को पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद विवाद गहरा गया है। पुलिस की कार्रवाई की खबर पर भवानीपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई और मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल से फोन पर बात की। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए, साथ ही सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, अस्थायी शिविर बनाने को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट का निर्देश मौजूद है। ऐसे में चुनाव के दौरान बीजेपी को अस्थायी शिविर बनाने से क्यों रोका जा रहा है। हालांकि करीब 1 घंटे के बाद पुलिस ने बांस से लदी गाड़ी को छोड़ दिया। शुवेंदु अधिकारी ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि अस्थायी शिविर बनाने के लिए बांस से भरी गाड़ी से भी तृणमूल कांग्रेस डर रही है। और हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुदुचेरी से विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चेन्नई से अक्षया नाथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और असम से अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अश्विनी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से चुनावी अभियान वहां पर जोर शोर से जारी है और किस तरह से लगातार जो है चुनाव प्रचार चल रहा है। अश्विनी से जुड़ेंगे। चेन्नई से अक्षया नाथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अक्षया, क्या कुछ खबर, किस तरह की तैयारी है? रमा, हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु में इलेक्शन कवरेज हम देख रहे हैं कि सारे पार्टियां बहुत ही तेज़ी तरीके से चुनाव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और हमने देखा कि कल तमिलनाडु के ऑपोजिशन पार्टी लीडर और AIADMK के चीफ एडपाडी के पलनीस्वामी और बीजेपी के नेता तमिलिसाई सौंदरराजन दोनों एक साथ मिलकर माइलापुर बोल के चेन्नई के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंपेन किया था। वैसे ही हम देख रहे हैं कि कई सारे जगह पे कैंपेनिंग शुरू करने की पूरी तैयारियां हो रही है। DMK ने भी अनाउंस किया है कि CM MK स्टालिन का जो कैंपेन्स है वो अप्रैल 2 से शुरू होगा। उसके पहले एक और चीज़ जो तमिलनाडु में अभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट से फोकस्ड है वो है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो अनहैप्पीनेस है वो बाहर आ रही है। DMK के जो अलायंस है उनमें हम देख रहे हैं कि कमल हासन जो MNM का पार्टी चीफ था, उन्होंने 2 दिन पहले बोला कि MNM आने वाले जो चुनाव है 2026 का लोकसभा वो कंटेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि DMK ने उनको सिर्फ उनके सिंबल में, जैसे DMK के राइजिंग सन का सिंबल में चुनाव लड़ने के लिए ऑफर किया था। वो उनके पार्टी मेंबर्स और उनको भी खुद कमल हासन ने बोला कि ठीक नहीं लगा, तो इसके वजह से उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में वे नहीं लड़ेगा। और अब हम देख रहे हैं कि VC के जो अनदर अलायंस पार्टी है DMK में, उन्होंने एक चिट्ठी लिखा है, एक स्टेटमेंट भी दिया है, ये बोल के कि कमल हासन को जो चुनाव है उनमें लड़ने के लिए अपॉर्चुनिटी, उनका खुद का सिंबल में कंटेस्ट करने के लिए आप अपॉर्चुनिटी देना है। तो हम देख रहे हैं कि DMK के अंदर ही कई सारे टेंशन हो रही है जो अलायंस पार्टनर्स के बीच में। हमने पहले भी देखा कि कांग्रेस DMK के बीच में भी बहुत सारे हटखटाहट था। ऐसे ही कई सारे जो छोटे मोटे पार्टियां हैं उनमें बहुत ही अनहैप्पीनेस हम देख रहे हैं। और पिछले जो 2021 के चुनाव पे हमने देखा कि सारे पार्टीज एक साथ मिलके उनके कैंपेन शुरू किया था DMK के लिए। बट इस टाइम को जैसे इलेक्शन को सिर्फ 20 दिन बाकी है और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कई सारे ये मारामारी हो रही है और बातचीत भी हो रही है। इसी संदर्भ में ये आपसे जानना चाहेंगे, इस घमासान की वजह क्या है?
बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एलोकेशन ऑफ सीट्स एक है। हम देख रहे हैं कि डीएमके एक बड़ा चंक जो 165 टू 174 सीट्स कंटेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो इसी के वजह से कई सारे उनके अलायंस पार्टनर्स को सीट्स कम ही दिया है। जैसे कि सीपीआई और सीपीएम जो उनके साथ कई सालों से हैं, उनको सिर्फ 5-5 सीट ईच दिया था। वहाँ पे उन्होंने 6 सीट्स पूछा था दोनों पार्टी ने, पर सिर्फ 5-5 सीट दिया गया है। वैसे ही वीसी के विड़दले सिरतेकल कच्ची है, एक छोटा पार्टी है तमिलनाडु में, उनको भी 2 डिजिट नंबर्स पूछा था उन लोगों ने उनके इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, पर सिर्फ 8 सीट दिया था। और एमएनएम का कमल हासन के पार्टी के लिए भी 2 सीट्स अलॉटेड था, पर ये शक था कि डीएमके के सिंबल में ही कंटेस्ट करना है, और कमल हासन ने वो मना कर दी और इस बार चुनाव से वो पीछे हटे हैं। और दूसरा एक नया पार्टी जो डीएमके में एंटर किया है, डीएमडी के विजयकांत, एक्टर विजयकांत का जो पार्टी है, और वो नया पार्टी के लिए उन्होंने 10 सीट दिया गया है। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है छोटे पार्टीज में, जो कहा है कि जो पहले से आपके साथ है उनके साथ हाथ ना बिठाने के दिया गया, पर आपने डीएमके जो अभी अभी आए वाले पार्टी के 10 सीट्स आपने ऑफर किया है, वो ठीक नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारे पुश और पुल हम देख रहे हैं डीएमके के अलायंस पार्टीज के साथ। इवन कांग्रेस पहले ही उन्होंने 40 सीट्स मांगा था, पर सिर्फ 24 सीट्स उनको दिया गया है, 28 सीट्स दिया गया है। सो वहाँ पे भी उनको बहुत सारी अनहैप्पीनेस दिखा दी रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चुनाव के इस टाइम पे बहुत ही टेंशन खुद एक अलायंस के अंदर है। कम समय बचा है और जिस तरह का घमासान मचा हुआ है वो चर्चा का भी विषय है और नुकसान भी होने की काफी संभावना है। आप जुड़े रहिए अक्षय हमारे साथ विशाल बैरिस्टो भी जुड़ गए हैं। विशाल, किस तरह का चुनावी शोर वहां पर दिखाई दे रहा है? देखिए रमा, बाकी राज्यों के मतलब अगर हम कंपैरिजन करें तो पुदुचेरी का चुनाव काफ़ी खामोश चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर अंडर करंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उसका रीज़न ये है कि आज नामांकन भरने की आखिरी तारीख है, माफ़ कीजिए विड्रॉ करने की आखिरी तारीख है, लेकिन नामांकन भरने से लेकर विड्रॉ करने तक डीएमके और कांग्रेस के बीच में जो अलायंस है उसको लेकर स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है, क्योंकि दोनों ने ही ये तय नहीं किया है कि कितना कितना सीट किसको देंगे। तो जो इंडी ब्लॉक जो है वो पूरी तरह से परेशानी में है और इसका असर उनकी लेफ्ट के जो सपोर्टर है उनको भी उन पर भी पड़ रहा है। तो एक तरह से एक अजीब सा ड्रामा यहाँ पर चल रहा है। कल डॉली शर्मा जो कांग्रेस की नेता है वो आई थी, उन्होंने कहा था कि देखिए अभी हमारे बीच में बातचीत चल रही है, अभी हमारा सीट शेयरिंग पे फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। इसको देखते हुए लगता है कि आज जब 3 बजे टाइम पूरा हो जाएगा नामांकन वापस लेने का, उसके बाद लगता है कि दोनों ही पार्टी के कैंडिडेट ये डिसाइड करेंगे कि क्या हमें चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, क्योंकि पुदुचेरी के अंदर 30 सीटें हैं और 30 सीटों पर ही अगर कांग्रेस और डीएमके नूरा कुश्ती लड़ते हैं और उसमें सीपीआई भी शामिल हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि जो उनको एज मिला था पार्लियामेंट्री इलेक्शन में एमपी की सीट जीतकर, वो वापस से वो खो देंगे। और एनडीए का अलायंस जो है जिसमें जो एनआरसी है और बीजेपी है और एआईएडीएमके है, इनको वापस से सरकार बनाने का मौका मिल सकता है, क्योंकि अभी तक आपस में खींचतान बनी हुई है इंडी ब्लॉक के बीच में। बिल्कुल यही आपसे पूछना चाहेंगे विशाल कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि चुनावी शोर उतना नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अंडर करंट है वो काफ़ी स्ट्रांग है, तो उस पर भी एक झलक उसकी आपके शब्दों के माध्यम से जानना चाहेंगे किस तरह से विभिन्न दलों की रणनीति वहां पर दिखाई दे रही है। विशेषकर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो इंडी अलायंस है उसमें लगातार हम देख रहे हैं कि फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। क्या वजह है, किस वजह से ये जो समर्थन है बनता नहीं नजर आ रहा है और किस तरह से इससे झटका भी लग सकता है? देखिए रमा, जो पुदुचेरी की जो पॉलिटिक्स है वो पूरी तरह से तमिलनाडु पे डिपेंड करती है, और हमने देखा अभी अक्षा बता रही थी कि किस तरह से आपस में खींचतान चल रही है वहाँ पर इंडिया ब्लॉक में, और डीएमके जो है वो पूरा बुलडोज करना चाहता है सारी सीटों पर, वो खुद ज़्यादा सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को खड़ा कर देना चाहता है। लेकिन कांग्रेस पुदुचेरी के अंदर चाहती है कि 21 वाला फॉर्मूला अपनाया जाए। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में डीएमके और कांग्रेस के बीच में जो अलायंस हुआ था उसको हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शन
अलायंस पे कांग्रेस की जो एकमात्र सीट है उस पर कांग्रेस की जीत हुई थी। तो कांग्रेस चाहती है कि अब उन्होंने थोड़ा सा रिकवर कर लिया है तो उनको भी पूरा मौका दिया जाए। 30 सीटों पर यहाँ पर चुनाव होना है, तो कांग्रेस भी चाहती है कि अगर हमें बराबरी का तो मौका कम से कम दिया जाए, लेकिन डीएमके उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और ये जो डीएमके, कांग्रेस और सीपीआई का जो अलायंस है, इसमें एक अजीब सा कंफ्यूजन पैदा हो गया है। जो विद्यालिंगम है, जो कांग्रेस के सिटिंग एमपी है, वो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है उनके अगेंस्ट में, लेकिन अभी तक वो भी ये तय कर नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा, क्योंकि हमने बात करने की कोशिश करी कांग्रेस और डीएमके के कैंडिडेट से। जिस दिन नामांकन था उसमें एक कैंडिडेट ने हमें बताया कि देखिए तो आला कमान को तय करना है कि हम चुनाव में रहेंगे या नहीं रहेंगे, मैंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। लेकिन जब हमने विद्यालिंगम से बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा कि अभी हम आपको बताते हैं हम कब अपना कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं। 9 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है, लेकिन अभी तक जो इंडिया ब्लॉक है उसके कैंडिडेट्स ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो चुनाव में कूदेंगे या आपस में नूरा कुश्ती लड़ेंगे। बिल्कुल, अक्षय भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अक्षय, जिस तरह से बता रहे हैं विशाल कि पुडुचेरी की जो पॉलिटिक्स है वो भी काफ़ी कुछ तमिलनाडु के ऊपर निर्भर करती है। आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से डीएमके की आप स्थिति बता रहे हैं, लेकिन अगर हम दूसरे गठबंधन की बात करते हैं तो उसमें किस तरह की एक रणनीति दिखाई देती है? अगर हम बात करते हैं AIDMK की, किस तरह से वहाँ पर उनकी जो रणनीति है और किस तरह से वो उनका प्रचार जो है चल रहा है? रमा, हम देख रहे हैं कि एनडीए के जो AIADMK के अलायंस है वहाँ पे काफ़ी प्रिपेयर्ड है ये लोग, और हम देख रहे हैं कि जो भी डिसीशंस AIADMK इंडिया अलायंस दे रही हैं वो सारे एक साथ मिलके दे रहे हैं। जैसे कि हमने देखा जब उन लोगों ने सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट कर रहे थे, जिनको कितना सीट्स मिलेगा, उस टाइम पे भी यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल और पार्टी के अदर अलायंस लीडर्स लाइक PMK का अनबुमणि रामदास, TTV दिनकरन AMMK का सीनियर लीडर और AIADMK का कुछ सीनियर लीडर्स सब मौजूद थे वहाँ पे जब वो अनाउंसमेंट कर रहे थे उनके पार्टी के सीट शेयरिंग के डिसीशंस के बारे में। फिर हमने देखा कि जब मैनिफेस्टो के डिटेल्स अनाउंस करे उस टाइम पे भी एक यूनाइटेड फ्रंट था। और तीसरी चीज़ था जब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो एक पार्टी कंटेस्ट करने वाले थे वो लिस्ट जब निकल रहा था, उस टाइम पे भी हमने देखा कि एक जॉइंट प्रेस मीट के हिसाब से ही वो डिसीशंस भी दिया था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एनडीए अलायंस AIADMK जो लीड कर रहे हैं तमिलनाडु में, एटलीस्ट अभी के लिए वो लोग एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाने के कोशिश कर रहे हैं। और अभी मैंने बोला कि कल जब AIADMK का चीफ एडपाडी के पलनीस्वामी कैंपेन कर रहा था, उनके साथ बीजेपी का सीनियर लीडर तमिलिसई सौंदरराजन मौजूद थे। तो एक साथ कैंपेन करना, एक जगह पे उनके एक जॉइंट फ्रंट दिखाना, वो पीपल के लिए और इम्पॉर्टेंट डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेंथ होता है। और हमने ये भी देखा है कि तमिलनाडु में हर चुनाव पे इधर 2 द्रविडियन पार्टीज को ही सीट्स ज़्यादातर मिलता है, एक है DMK और दूसरा AIADMK। और एक और फैक्टर है कि हर इलेक्शंस में एक बार अगर DMK जीत जाएगा तो अगले बार होगा AIADMK के चांस। तो इस बार जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है तमिलनाडु में DMK के खिलाफ, उसके हिसाब से ही हम देख रहे हैं कि AIADMK ज़्यादातर उसको कैश इन करने का कोशिश भी कर रहा है। और उनके जो नया NDA अलायंस में जो छोटे मोटे पार्टीज हैं उनको भी खुश रखने का ज़्यादातर कोशिश AIADMK की तरफ से हम देख रहे हैं। तो ऑन ग्राउंड हम देख रहे हैं कि दोनों द्रविडियन पार्टीज पूरी कोशिश डाल रहे हैं उनके ये 2026 चुनाव के लिए। पर बात यह है कि जिस तरह पीपल का परसेप्शन होगा वो वेट करके ही देखना पड़ेगा, और वो डिसीजन आएगा 23rd का जो चुनाव है यहाँ पे, उसके बाद हम देखने पाएंगे कि कैसे तमिलनाडु की स्थिति होगा। रमा, बिल्कुल, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस तरह से जो चुनावी रणनीति है वो दोनों ही गठबंधन है वहाँ पर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से आपने NDA की बात कही है, हालांकि वहाँ पर जो DMK है या AIADMK है उनको अपने अपने गठबंधन में सीट्स ज़्यादा मिलती हैं, लेकिन इस बार अगर हम NDA का देखते हैं तो बीजेपी को 16 सीटें दी गई हैं। किस तरह से, किन इलाकों में किस तरह की रणनीति वहाँ पर दिखाई दे रही है, कौन कौन से जो अहम फैक्टर्स हैं वो दोनों ही गठबंधन उन पर काम कर रहे हैं या उन्हें अपने फेवर में करने की कोशिश कर रहे हैं?
हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी सीटें अलॉटेड है बीजेपी के लिए, वो इसके पहले भी बीजेपी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज है वहाँ पे ही दिया गया है। साउथ तमिलनाडु में ज़्यादा सीट्स बीजेपी के लिए अलॉट किया गया है। ये रीज़न पहले ही ये है कि तमिलनाडु के अभी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है नयनार नागेंद्रन, जो पिछले तीन बार से साउथ तमिलनाडु से एमएलए बन चुके हैं, और पिछले जब जयललिता के गवर्नमेंट था उस टाइम पे उन्होंने मिनिस्टरियल पोजीशन भी रखा था एआईडीएमके के लिए, और 2017 में उन्होंने बीजेपी शिफ्ट हुआ था। तो उस टाइम से हम देख रहे हैं कि बीजेपी का जो प्रेजेंस है साउथ तमिलनाडु और कोंगो रीजन जो बोलते हैं, लाइक कोयम्बतूर, ईरोड, नामक्कल, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर सीट्स दिया गया है बीजेपी को। वो सीट्स इसलिए ताकि इसके पहले जब भी बीजेपी वहाँ पे खड़े हैं उस टाइम पे उनको ज़्यादातर सीट्स और ज़्यादातर वोट्स वहाँ पे मिला है। तो साउथ तमिलनाडु और ईस्ट तमिलनाडु, वेस्ट तमिलनाडु में ज़्यादातर सीट्स अभी भी अलोकेट किया गया है। और हमें सोर्सेज से बता रहे हैं कि तमिलनाडु में चेन्नई से माइलापुर में एक सीट दिया गया है बीजेपी में, और वहाँ से तमिलिसाई सौंदरराजन जो है पिछले बार बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट था और वो गवर्नर भी थी, उनको पॉसिबिलिटीज़ है माइलापुर देने के। और कोयम्बतूर जहाँ से वानती श्रीनिवासन जो है बीजेपी की महिला मोर्चा की लीडर, वो वहाँ से कंटेस्ट करने वाली है, और ऑलरेडी वहाँ से एमएलए है वानती श्रीनिवासन, सो उनको सेकेंड टाइम वहाँ पे ही सीट दे रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो सीट्स बीजेपी के लिए अलॉटेड है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बीजेपी बिल्ड किया है और बिल्ड कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम देखने वाले हैं कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट चुनाव और या बहुत ही टफ चुनाव होने वाला है। और इसके अलावा ये भी हम देखना है कि यहाँ पे कास्ट बेस्ड वोट्स को भी ज़्यादातर इंपॉर्टेंस हो जाता है। जैसे कि पीएम के जो है 1 ईयर कम्युनिटी बोल के एक कम्युनिटी है तमिलनाडु में, उस कम्युनिटी का स्ट्रॉन्ग होल्ड पार्टी है पीएम के। तो वहाँ पे उन लोगों को भी लाइक नॉर्थ तमिलनाडु में कई सारे जगह उनको दिया गया है एआईएडीएमके ने। और जहाँ पे हम बोलते हैं कि एआईएडीएमके के स्ट्रॉन्ग होल्ड रीजन होता है कोंगो बेल्ट, वहाँ पे ज़्यादातर सीटें एआईएडीएमके ही कंटेस्ट कर रहे हैं। सो रमा, हम देख रहे हैं स्ट्रैटेजिकली एआईएडीएमके के अलायंस ने डिसाइड किया है कहाँ से चुनाव लड़ना है। और जो तेवर बेल्ट होता है डेल्टा रीजन में, वहाँ पे टीटीवी दिनकरन जो एएमएम के उनको दिया है। तो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली काम कर रहे हैं एनडीए का इस अलायंस उनके जो सीट अलॉटमेंट में। रमा, बिल्कुल। विशाल, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे थे जो इंडिया अलायंस है उसमें तो लगातार खींचतान अभी भी दिखाई दे रही है, लेकिन कौन कौन से ऐसे प्रमुख फैक्टर हैं जो पुदुचेरी के इस पूरे चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, और क्या ये जो खींचतान दिखाई दे रही है कुछ नए राजनीतिक समीकरण भी वहाँ बनते हुए दिखाई दे सकते हैं? देखिए रमा, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु और पुदुचेरी में ज़्यादा फर्क नहीं है। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि थलपति जो फिल्म स्टार विजय है उनकी पार्टी है टीवीके, उसकी एंट्री हुई है। और कांग्रेस ने कोशिश करी थी कि तमिलनाडु में भी उनके साथ अलायंस कर लें, वो वहाँ पर भी सक्सेसफुल नहीं हुए, और वही हाल पुदुचेरी में भी रहा। और टीवीके जो पार्टी है विजय की, वो सभी 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, यानी कि अगर हम कहें कि बहुत ख़राब प्रदर्शन किया था, क्योंकि उनको 30 में से सिर्फ 2 सीटें मिली थी। और उसके मद्देनज़र डीएमके चाहती है कि इस बार कांग्रेस को ज़्यादा जगह ना दी जाए, और डीएमके चाहती है कि अपने बल पर वो इस चुनाव को लीड करे। लेकिन कांग्रेस के ये जो यहाँ स्थानीय नेता है वो इसमें ज़्यादा खुश नहीं है। ये ज़रूर है कि उन्होंने पार्लियामेंट्री सीट जीती, लेकिन असेंबली इलेक्शंस के फैक्टर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। तो टीवीके का एंट्री करना, सभी 30 सीटों पर चुनाव लड़ना, वो भी एक द्रविडियन पार्टी है, तो एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट बनता हुआ दिख रहा था जो एनडीए, इंडिया और टीवीके के बीच में था। लेकिन जिस तरह से इंडिया ब्लॉक के अंदर आपस में ये कुछ एग्रीमेंट नहीं हो पाया है, ऐसा लगता है कि इस बार भी एनडीए जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट करेगा। क्योंकि हमने देखा जिस तरह से पुदुचेरी के अंदर जब नॉमिनेशन फाइल हुए तो पुदुचेरी के यहाँ से जो कैंडिडेट है उनके सपोर्ट में फिल्म स्टार खुशबू आई थी और केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया भी आए थे। तो एक जॉइंट फेस बना के एनडीए चल रहा है, जबकि अभी तक जो हम बात करें इंडिया ब्लॉक का, तो उनकी तरफ से कोई बड़ा नेता पुदुचेरी में नहीं आया है, और ना ही वो अपने कैंडिडेट्स को यह साफ तौर पे बता पा रहे हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, या सभी 30 सीटों पे आप लड़ना है, अपने अलायंस पार्टनर के खिलाफ आप भी आपको लड़ना है। तो अगर वोट शेयर डिवाइड होता है तो डेफिनेटली एनडीए वुड बी अ क्लियर
विनर और वुड बी एट क्लियर एडवांटेज, लेकिन वो सब पता चलेगा कि किस तरह से यहाँ के लोग मतदान करते हैं। फिलहाल यहाँ पर इंडिया ब्लॉक की अगर हम बात करें तो उन्हें जो टीवी के पार्टी है उससे भी कंपटीशन देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो एनडीए है जो पहले से यहाँ पर रूल कर रही है उसकी तरफ से टफ कंपटीशन है और आपस में जो इनकी रणनीति साफ नहीं हो पाई है इसका खामियाजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, असम से हमारे साथ अश्विनी मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। अश्विनी, किस तरह से चुनावी शोर अब वहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, विशेषकर अगर हम मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करते हैं, कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? निश्चित तौर से अगर देखें तो लगातार यहाँ पर चुनावी आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर कल अगर स्क्रूटनी की बात करें तो कल स्क्रूटनी हो जाने के बाद 789 उम्मीदवार टोटल मैदान में है। आज नाम वापसी की 26 तारीख की अंतिम तारीख है। नाम वापसी पर्चा दाखिल करने वाले ऐसे जो उम्मीदवार जो कि अलग अलग पार्टियों से रिबेल कैंडिडेट के रूप में खड़े होते हैं या अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ खड़े होते हैं, तो वो शाम तक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी यहाँ पर किस तरीके से स्थितियाँ बनेंगी और कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में होंगे। 126 सीटों पर अगर देखें तो मुकाबला बेहद दिलचस्प है। कांग्रेस और गठबंधन और साथ ही साथ जो भाजपा का गठबंधन है, इन दोनों गठबंधनों के बीच में मुख्य लड़ाई है। भाजपा का जो सहयोगी दल है वो असम गण परिषद है, उसके साथ साथ बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट है और साथ ही साथ यहाँ के जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, रायजोर दल, असम जाति पार्टी और अन्य पार्टियों के साथ कांग्रेस ने 6 राजनीतिक दलों के साथ अपने गठबंधन बना रखे हैं। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो यहाँ पर स्थितियाँ दिन ब दिन चुनाव धारदार होता जा रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और प्रहार हो रहे हैं और जिस तरीके की स्थितियाँ हैं, कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछले 10 वर्षों में कथित रूप से किए गए भ्रष्टाचार की बातें करती है, तो भाजपा कहीं ना कहीं अपने इस डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने रखती है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर चुनाव होने हैं और स्पष्ट तरीके से ये देखना दिलचस्प होगा कि आज शाम पर्चा जो वापस होने की तारीख है 26 तारीख के बाद, पर्चा वापसी के बाद क्या कुछ समीकरण 126 सीटों पे बनते हैं। नजर बनाए रखिए अश्विनी, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका असम से, और अक्षया आपका भी और विशाल बैरिस्टो आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम में वक्त है एक ब्रेक का, आप बने रहिए टीजी न्यूज के साथ। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो, तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में स्थान दिया गया है। अमेरिकी डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए नवीनतम वैश्विक सर्वेक्षण में उन्हें 68% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुई है। 2 से 8 मार्च के बीच किए गए इस सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री मोदी अन्य वैश्विक नेताओं से काफ़ी आगे हैं। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ऐब अमिन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जेंगम्यांग दूसरे स्थान पर हैं। दोनों को 62% अनुमोदन रेटिंग मिली है। चेक गणराज्य और अर्जेंटीना के नेताओं को क्रमशः 57% और 56% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुई है। इसके विपरीत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 39% अनुमोदन रेटिंग मिली है और वे शीर्ष 10 में शामिल नहीं हो सके हैं। यूरोपीय नेताओं में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को 24% अनुमोदन रेटिंग मिली, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों 17% के साथ सूची में लगभग सबसे नीचे रहे। ये रैंकिंग कई देशों में वयस्कों की राय के 7 दिवसीय मूविंग एवरेज पर आधारित है। ये ताज़ा सर्वेक्षण ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में सार्वजनिक जीवन में गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को मिलाकर भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेताओं में से वो एक बन गए हैं।
आगे बढ़ते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि उनका इरादा बढ़ते पश्चिम एशिया संघर्ष को खत्म करने के लिए सीधी बातचीत करने का नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बयान से ये संकेत मिला है कि अगर उनकी शर्तें मानी जाएं तो ईरान जंग खत्म करने पर बातचीत करने को तैयार हो सकता है। हालांकि शुरुआत में ईरान ने इस प्रस्ताव को नकार दिया था और अमेरिकी बातचीत की संभावना का मजाक उड़ाया था। अराक्ची ने कहा कि मध्यस्थों के जरिए संदेश भेजने का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका के साथ बातचीत हो रही है। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने अपने संदेशों में कुछ सुझाव दिए हैं जिन्हें ईरान के शीर्ष नेताओं तक पहुंचाया गया है। जरूरत पड़ने पर इस पर आधिकारिक रुख बताया जाएगा। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम में कहा कि ईरान के नेता बातचीत कर रहे हैं और समझौता करना चाहते हैं, लेकिन वे खुलकर ये बात कहने से डरते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि या तो उनके अपने लोग उन्हें मार सकते हैं या फिर अमेरिका से भी खतरा है। ट्रंप की 15 बिंदुओं वाली योजना में ईरान से उच्च स्तर के समृद्ध यूरेनियम का भंडार हटाने, यूरेनियम संवर्धन रोकने, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल योजना को सीमित करने और क्षेत्रीय सहयोगियों को मिलने वाली फंडिंग बंद करने की मांग की गई है। व्हाइट हाउस ने इस प्रस्ताव के विवरण सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है और चेतावनी दी कि वो अपने हमलों को और तेज कर सकता है। वहीं ईरान ने पश्चिम एशिया में जंग रोकने के लिए अमेरिका की योजना को खारिज कर दिया और इसके बजाय अपना अलग प्रस्ताव पेश किया। ईरान ने अमेरिका के सामने 5 शर्तें रखी हैं और उसका कहना है कि पश्चिम एशिया में छिड़ा संघर्ष अमेरिका की शर्तों पर नहीं बल्कि ईरान की शर्तों पर ही समाप्त होगा। क्या हैं ये शर्तें? 5 शर्तें हम बता देते हैं। ये जो 5 शर्तें हैं वो काफ़ी जो है अहम है और चर्चा में भी हैं और वैश्विक शेयर बाज़ारों में कल कुछ सुधार भी देखा गया है और तेल की कीमतें घट गई हैं। ये तब हुआ जब खबर आई कि अमेरिका ने ईरान को प्रस्ताव भेजा है। निवेशक उम्मीद कर रहे हैं कि जंग खत्म हो सकती है क्योंकि इस संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित किया है और महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा कर दिया है। तो ईरान ने पश्चिम एशिया में युद्ध विराम में अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और इसी के साथ इजराइल और खाड़ी अरब देशों पर हमले भी तेज कर दिए हैं। ईरान के सरकारी समाचार प्रसारक प्रेस टीवी के एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि ईरान ने अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। यह खबर पाकिस्तान द्वारा ईरान को प्रस्ताव भेजे जाने के बाद आई। अधिकारी के हवाले से बताया, ईरान युद्ध तभी समाप्त करेगा जब उसकी शर्तें पूरी होंगी। अधिकारी ने यह भी बताया कि तेहरान पश्चिम एशिया में अपने जोरदार हमले जारी रखेगा। ईरान को प्रस्ताव सौंपने वाले पाकिस्तान के 2 अधिकारियों ने यूएस के 15 सूत्रीय प्रस्ताव का जिक्र करते हुए बताया कि इसमें प्रतिबंधों में राहत, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को वापस लेना, मिसाइलों की सीमा तय करना और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना शामिल है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया था कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है जबकि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इससे इनकार कर रहे हैं। वहीं बुधवार को ईरान ने कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया था जिससे वहां भीषण आग लग गई थी। ईरान ने ये जवाबी हमले ऐसे समय में किए हैं जब इजराइल ने तेहरान पर हवाई हमले किए और अमेरिका ने भी क्षेत्र में पैराट्रूपर्स और अधिक संख्या में मरीन सैनिकों की तैनाती की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने स्पष्ट कहा है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। अराक्ची अमेरिका के 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर ईरान का मत रख रहे थे। उन्होंने ईरान के राज्य टेलीविजन को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि अमेरिका के साथ कोई औपचारिक बातचीत नहीं हो रही है। अराक्ची के मुताबिक मध्यस्थों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान बातचीत नहीं कहलाता। अराक्ची ने साफ संदेश दिया कि बैक चैनल से संदेशों का आदान प्रदान करना औपचारिक कूटनीति नहीं है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा, अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। वहीं ईरान ने 5 देशों के जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी है। अराक्ची ने स्पष्ट किया है कि रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद नहीं है। साथ ही उन्होंने भारत समेत 5 मित्र देशों के जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता देने का ऐलान किया है। ईरान ने अपनी शर्तों पर युद्ध समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है जिसमें भविष्य में हमले न करने की गारंटी और युद्ध के नुकसान की भरपाई शामिल है। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
अखिलेश जी, जिस तरह से अमेरिका का जो 15 सूत्रीय प्रस्ताव है वो भी चर्चा में है और ईरान की भी 5 सूत्रीय कुछ मांगे हैं जो लगातार खबरों में आ रही हैं, क्या कुछ जानकारी इसके बारे में है? ईरान ने साफ मना कर दिया है कि बैक चैनल्स के माध्यम से जो बातचीत होती है उसे वार्ता नहीं कहा जा सकता। क्या स्थिति आप देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे दोनों देश बात तो कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से बात कर रहे हैं और संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है। और इन्हीं संदेशों के आदान प्रदान में हम देख रहे हैं कि 15 सूत्री मांग अमेरिका की तरफ से आया है, 5 सूत्री मांग जो है वो ईरान की तरफ से आया है। तो निश्चित तौर पे संवादहीनता नहीं है, संवाद बना हुआ है। अब ईरान की रणनीति ये है कि ईरान देखिए मैक्सिमम हासिल करना चाहता है, क्योंकि उन्होंने मिनिमम जो स्थिति थी, मिनिमम स्थिति को प्राप्त कर लिया है। अब इससे ज़्यादा ईरान के पास खोने के लिए अब सिर्फ यही है कि सत्ता परिवर्तन हो जाए। लेकिन अगर सत्ता परिवर्तन न हो और वैसी स्थिति में किस तरीके से वो आए, वो अपने देश के लोगों को बताएंगे कि हाँ हम युद्ध जीत गए हैं, यह भी ईरान के सामने एक बड़ी चुनौती है। और उसके तहत उन्होंने जो शर्तें रखी है, खास करके 2 शर्तें काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो स्टेट ऑफ हार्मोज को के बारे में है कि ईरान को उसका सॉवरेन राइट दिया जाए। यह एक बहुत ही विवादास्पद मांग है, क्योंकि यह अमेरिका के हाथ की बात नहीं है। स्टेट ऑफ हार्मोज जो है वो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है, इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए वो जाना जाता है, वो इंटरनेशनल रूल और लॉ से गाइड होता है। और इसमें अमेरिका कोई नहीं होता जो बता दे कि हाँ जी ईरान स्टेट ऑफ हार्मोज आपका हो गया। और उसके अलावा स्टेट ऑफ हार्मोज में एक तरफ अगर ईरान है तो दूसरी तरफ यूएई भी है, तो यूएई भी दावा कर सकता है कि हमारा भी अधिकार है। तो निश्चित तौर पे यह एक बहुत ही विवादास्पद प्रस्ताव ईरान ने रखा है। खास तौर पे इसलिए मुझे लगता है कि रखा है क्योंकि उनका जो एक मिनिमम जो पूरे जो न्यूक्लियर जो प्रोसेस्ड मटेरियल है उन सारे को लौटाने की बात अमेरिका कह रहा है। तो ऐसे में ईरान चाहता है कि वो इस मसले पर दबाव बनाए, क्योंकि कोई भी देश दुनिया को नहीं चाहेगा कि जो फ्री एरिया था उस फ्री एरिया पर ईरान का कब्जा हो जाए, ईरान उस पर सोवरेन राइट अपना दावा करे। तो निश्चित तौर पे यह एक विवादास्पद मसला है जिसे ईरान ने फेंका है। अब देख रहे हैं कि दुनिया किस तरीके से इसमें रिएक्ट करती है। हो सकता है कुछ लोग खुल कर आएँ, कुछ लोग नहीं खुल कर आएँ, लेकिन यह किसी के लिए हित की बात नहीं है। दूसरा जो मसला है, ईरान को नुकसान की भरपाई का एक महत्वपूर्ण मसला उन्होंने उठाया है। तो निश्चित तौर पे कोई भी इससे इनकार नहीं करेगा कि ईरान जो नुकसान हुआ है, जो 28 फरवरी को जो हो रहा था कि समझौता हो जाएगा और उसके बीच में अमेरिका और इजराइल ने जो हमला किया, तो निश्चित तौर पे उन्हें ये दावा करने का अधिकार बनता है कि वो दावा करे। अब देखना होगा कि कौन इसकी भरपाई करेगा, क्या कोई बीच का रास्ता मिलता है, क्या ईरान से सैंक्शन हटाए जाते हैं और उसके रूप में भरपाई की जाएगी नुकसान की, अहम मसले हैं। लेकिन अमेरिका भी उसके तरफ अपना जीत का दावा सुनिश्चित करने के लिए अपनी तरफ से 15 शर्तें उन्होंने रखी है। वो बार बार इस बात को कह रहे हैं। अब देखना ये है कि अमेरिका किस तरीके से उसको पब्लिकली कोई आता है कि नहीं, ईरान की तरफ से कोई नेता, या तो अब्बास अराक्ची खुद आए या उनके स्पीकर का नाम चल रहा है, या कोई ऐसा कंसोलिडेटेड कोई लीडर हो जो कि खड़ा होकर बोले कि हाँ हम समझौता करना चाहते हैं और उसके बाद अमेरिका के साथ कोई बातचीत हो। क्योंकि देखिए पूर्व में हमने देखा है कि गजा के साथ जब इजराइल की लड़ाई चल रही थी उस समय अमेरिका आया और उसके बाद कुछ देर के बाद एक शांति का फार्मूला बना और शांति के फार्मूले पे अंत में हमास तैयार हुआ। अब देखना है कि कहीं इसी तरह का किसी फार्मूले पे अंतर्राष्ट्रीय जो ताकतें हैं वो मिलकर ईरान को और अमेरिका को इस बात के लिए राजी करती है कि वो बीच का कोई फार्मूला अपनाएं और युद्ध जो है वो युद्ध खत्म हो। इसी फॉर्मूले के बारे में आपसे समझना चाहेंगे, क्या इस पर भी कुछ बातचीत चल रही है? क्या इसमें भी कुछ लोग आगे आ सकते हैं, कुछ देश आगे आ सकते हैं? क्योंकि जो बैक चैनल्स में बातचीत की बात है वो ईरान ने भी नकारी नहीं है। निश्चित तौर पे देखिए तुर्की सामने आ रहा है, उसके अलावा इजिप्ट जो है इजिप्ट सामने आ रहा है। पाकिस्तान ने भी मध्यस्थता करने की कोशिश की है, उसको भी 15 पॉइंट फार्मूला डोनाल्ड ट्रंप ने सौंपा है, जिन्हें वो ईरानियन अपने लोगों को जो जिनको वो जानते हैं उनको उन्होंने दिया है। तो निश्चित तौर पे प्रयास जारी है। अब देखिए फार्मूला इतनी आसानी से कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि दोनों देश जो है वो गहन युद्ध की स्थिति में है। और चूंकि अमेरिका का एक एडवांटेज है कि अमेरिका ईरान से काफ़ी दूर है, सीधे तौर पे उस युद्ध में नहीं उतरना पड़ रहा है। लेकिन जो खबरें अब आ रही हैं कि अमेरिका के सैनिक 50,000 से अधिक सैनिक उस इलाके में पहुंचे हुए हैं पहले से भी, और कुछ और लोगों की तैनाती हो रही है।
तो अमेरिका की लगता है कि दो नीतियां हैं, एक तो या तो समझौते से बातचीत बन जाए या दूसरी तरफ ईरान पर फिर एक सैनिक प्रेशर वो स्थापित करे। हो सकता है कि वो ज़मीन पर अपने सैनिक भेजे ताकि ईरान के अंदर कोई विक्षोभ है, ईरानियन जो इस्लामिक सत्ता है उसके खिलाफ अगर कोई विद्रोह की स्थिति बन सकती है, अगर अमेरिकी सैनिक वहाँ पहुँचे तो उसको भी आजमाना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि ये कितना सफल हो पाते हैं, क्योंकि ईरान का भी एक जो उनका अपनी एक नेटवर्क है, उनके क्लैरिकल रेजीम का वो नेटवर्क काफ़ी मजबूत है और अभी तक उन्होंने कोई ऐसे संकेत नहीं दिए हैं कि वहाँ कोई विद्रोह हो रहा है, कोई विक्षोभ है या उनकी सेना कमज़ोर पड़ गई है। और मुझे लगता है कि इतने सालों से जो ईरान भी तैयारी कर रहा था कि ऐसी स्थिति आ सकती है तो गुरिल्ला युद्ध की स्थिति होगी जिसमें कि गुरिल्ला तरीके से वो हमले करेंगे और काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारे असेसमेंट अमेरिका में हो रहे हैं और उसी असेसमेंट के तहत वो आगे का कोई रास्ता तय करेंगे। बिल्कुल, और यही चिंता की जो स्थिति बनी हुई है, इसी में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो सबकी जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। चिंताएं भी वहाँ पर ऊर्जा को लेकर जो है, एनर्जी संकट को लेकर है, वो लगातार जारी हैं। इसी बीच ईरान ने ये जो एक संदेश दिया है, 5 मित्र देशों के जो जहाज़ हैं उन्हें गुजरने की अनुमति दी है, भारत भी उनमें से एक है। ये कितना बड़ा कूटनीतिक संदेश है? निश्चित तौर पे देखिए, ये सारे देश जो हैं, आप रूस को ले लीजिए, चीन को ले लीजिए, इराक को ले लीजिए, भारत है, पाकिस्तान है, ये सारे जो हैं वो इस किसी न किसी तरीके से इस बात की वकालत कर रहे हैं कि यह युद्ध जो है ख़त्म होना चाहिए। और ये सारे देश ऐसे भी हैं जो इस युद्ध से सीधे तौर पे प्रभावित हो रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा है कि इराक के कुछ जगहों से ईरान जो है वो अमेरिकी बेस पे हमले भी कर रहा है मध्य पूर्व में, तो इसके चलते इराक के साथ उनकी सहानुभूति है जो मध्य पूर्व के अन्य देशों के साथ उनकी सहानुभूति नहीं है। अब चीन और रूस के साथ ईरान के संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं, भारत के साथ भी ईरान के संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं और हमने देखा है कि भारत वहाँ पे पोर्ट भी ईरान में बना रहा था, चाबहार पोर्ट। तो निश्चित तौर पे ये जो सबसे करीबी कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण देश हैं जिनका एक प्रभाव है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे, और पाकिस्तान को मध्यस्थ के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को भी छूट दी है। तो एक बड़ी राजनीतिक पहल है निश्चित तौर पर ईरान की तरफ से, और देखना है कि अमेरिका इसे किस तरीके से लेता है, क्योंकि ये ऐसे देश हैं जिनको की ऊर्जा की ज़रूरतें हैं, उनके जो है शिप मूवमेंट करते हैं ज़्यादा, हालांकि वेस्टर्न शिप भी मूवमेंट करते हैं, लेकिन उन्होंने चूंकि अभी तक कोई खास स्टैंड नहीं लिया है, तो इसके चलते मुझे लगता है कि ईरान उनको कोई अभी तक उनके पक्ष में या उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं दर्शा रहा है कि अगर उनके शिप उधर से गुजरेंगे तो उस पर में हमले नहीं करेंगे, इसके बारे में उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया है। अखिलेश, आप नज़र बना रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। रामनगरी अयोध्या 27 मार्च को रामनवमी के पावन अवसर पर भक्ति, आस्था और भव्यता के अद्भुत संगम की साक्षी बनने जा रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में इस खास मौके के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लाखों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मंदिर प्रशासन के अनुसार रामनवमी के दिन मंदिर पूरे दिन श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा, जिसमें देश विदेश से आने वाले भक्त सहजता से रामलला के दर्शन कर सकें। कल सुबह 6:30 बजे से अनुष्ठान शुरू होंगे जो 11 बजे तक चलेंगे। इसके बाद दोपहर ठीक 12 बजे भगवान रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़कर दिव्य सूर्य तिलक का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करेगी, जिसे LED स्क्रीन के माध्यम से भी प्रसारित किया जाएगा। इस खास अवसर पर भगवान को करीब 6 क्विंटल पंजीरी और 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाएगा। मंदिर परिसर में बधाई गान और फूल बंगला झांकी भक्तों के आकर्षण का केंद्र रहेगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दर्शन मार्ग पर मैट और छाया की व्यवस्था की गई है। शाम होते ही मंदिर का शिखर भव्य बाजार लाइटिंग से जगमगा उठेगा, जिससे पूरी अयोध्या नगरी दिव्य आभा में सराबोर नजर आएगी। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु जो चाहे रामनवमी के लिए, लोग राम के जन्म के लिए आते हैं, पूरी अयोध्या में माँ सरजू का दर्शन कर स्नान करके सब आएंगे। सबके लिए दर्शन खुला रहेगा, कोई भी दर्शन उस दिन बंद नहीं होगा। प्रातःकाल भगवान का अभिषेक प्रारंभ होगा, वो 11 बजे तक चलेगा। 11 बजे के बाद भगवान का श्रृंगार होगा और
श्रृंगार के बाद दोपहर भगवान का 56 भोग भगवान को अर्पित किया जाएगा। भोग आरती होगी, भगवान का जन्म होगा, 12 बजे जन्म की आरती होगी, सूर्य का तिलक होगा। वहीं रामनवमी मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। सुरक्षा व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए एडीजी जोन प्रवीण कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भारी भीड़ को देखते हुए पूरे मेला क्षेत्र को जोन्स और सेक्टर्स में बांटकर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। शहर में रूट डायवर्जन लागू रहेगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और कनक भवन सहित सभी प्रमुख मंदिरों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। स्थानीय पुलिस के साथ एटीएस और एसटीएफ की टीमें भी सुरक्षा में तैनात रहेंगी। पूरी अयोध्या को सीसीटीवी कैमरों से कवर किया गया है, जिनकी निगरानी कंट्रोल रूम से की जाएगी। वहीं सरयू घाटों पर स्नान के दौरान सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ और जल पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की गई है। 27 मार्च को अयोध्या में रामनवमी का पर्व भक्ति, भव्य आयोजन और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ ऐतिहासिक रूप से मनाया जाएगा। 27 तारीख को यहाँ पर राम जन्म भूमि मंदिर में श्री राम नवमी का आयोजन है। इसी प्रकार से पूरे अयोध्या में श्री राम नवमी का आयोजन होगा। ये अयोध्या के कैलेंडर में एक सबसे महत्वपूर्ण इवेंट्स में आता है। बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। तो इस आयोजन के दृष्टिगत आज कमिश्नर सर, एडीजी जोन सर, डीआईजी सर, इन्होंने मौका मुआयना किया और साथ ही साथ अधिकारियों की मीटिंग ली। जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया और आने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम कठिनाई का सामना हो और उसके साथ साथ यहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट प्रॉपर हो, कोई गुंजाइश ना रहे किसी चीज़ की। इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा हुई। रामनवमी का पर्व यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना है और 19 तारीख से ही नवरात्रि का त्यौहार भी उसका प्रारंभ हुआ है। इन सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए श्रद्धालुओं का आवागमन लगातार अयोध्या धाम में भारी संख्या में हो रहा है। तभी से लेकर के पूरे अयोध्या धाम में जोन्स और सेक्टर्स में गस्टेड ऑफिसर्स की निगरानी में फोर्स की डिप्लॉयमेंट किया गया है। 27 तारीख के लिए विशेष रूप से ट्रैफिक का एक बृहद प्लान जारी किया गया है। पार्किंग की व्यवस्था की गई है, ट्रैफिक डाइवर्जन की व्यवस्था की गई है और जो पैदल मार्ग है जहां पर चल के श्रद्धालु स्नान घाट, सरयू जी के घाट पर, नागेश्वरनाथ मंदिर, रामपथ, हनुमानगढ़ी, कनक भवन और राम जन्मभूमि और अन्य धार्मिक स्थानों के जहां पर दर्शन करते हैं, उन सभी क्षेत्रों में डिप्लॉयमेंट के साथ साथ सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगमता के लिए वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास भी अधिक मात्रा में लगाए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, रामनवमी का पर्व न्याय, कर्तव्य और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा, प्रभु राम के जीवन से त्याग, समरसता और आदर्श जीवन मूल्यों का अनमोल संदेश मिलता है। पीएम मोदी ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, देश भर के मेरे परिवारजनों को रामनवमी की असीम शुभकामनाएं। त्याग, तप और संयम से भरे मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन से हमें हर परिस्थिति का पूरे सामर्थ्य से सामना करने की प्रेरणा मिलती है। उनके आदर्श अनंत काल तक भारतवासियों के साथ साथ संपूर्ण मानवता के पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। मेरी कामना है कि भगवान राम की कृपा से सबका कल्याण हो, जिससे विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त हो। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक वीडियो भी शेयर किया है। आज राम नवमी का पवित्र पर्व सियावर रामचंद्र की। श्री राम ही आकाश है, श्री राम अवनी धाम है। राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम। दिव्य गुणे शक्र समो रामः सत्य पराक्रम। राम यानी धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व। रामः
सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायण। राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना। प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य। राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। राम राम श्री राम राम जय राम राम बोलो राम राम बोलो राम 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 श्री राम 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 जय राम 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 बोलो राम राम राम। प्रभु राम मानवता का प्रतिनिधित्व करते हैं, मानवता के उच्च मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मानवता के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मर्यादाओं को रेखांकित करते हैं और विवेक, त्याग, तपस्या उसकी एक मिसाल हमारे बीच छोड़ करके गए। चरण कमल सब शीश झुकायो बोलो राम राम श्री राम राम जय राम राम बोलो राम राम बोलो राम 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 श्री राम राम। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। अष्टमी का दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की उपासना को समर्पित है। इस अवसर पर देश भर में देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। तो देश भर के तमाम मंदिरों की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आज देखी जा रही है और श्रद्धा का, उत्साह का एक प्रवाह जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। नवरात्रि के पावन अवसर पर दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जारी है। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन और घंटियों की गूंज से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो चुका है। देखिए डीडी न्यूज़ के संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रित, महागौरीति चाष्टमी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दुर्गा अष्टमी है और अभी हम मां झंडेवाली के मंदिर में हैं। आपको सबसे पहले मां झंडेवाली के पावन सुंदर दर्शन करा देती हूँ। आप देखिए मां गौरी का आज आप दर्शन कीजिए। झंडेवाली का लाल रंग का जड़ाऊ लहंगा पहना हुआ है मां ने और साथ में स्वर्ण जड़ित मुकुट है। दाहिनी ओर मां काली और बाईं ओर मां शारदा है। आप देखिए पूरा मंदिर का जो प्रांगण है वो मां के जयकारों से गूंज रहा है। जयकारे मां के लग रहे हैं, घंटा बज रहे हैं, कहीं भजन गाए जा रहे हैं। जिन लोगों ने 9 दिन का व्रत किया होगा, उपासना की होगी, आज वो कंजक पूजन करके अपने व्रत को सफल बनाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं, सुबह से लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। और अगर हम मंदिर प्रशासन की बात करें तो आप देखिए एक श्रृंखला में यहाँ पर लोग आ रहे हैं, एक कतार में पूरी श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ और सबसे बड़ी बात अनुशासन के साथ माँ के दर्शन करने के लिए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आप कहाँ से आए हैं? ये दिल्ली से मैम, शास्त्री नगर पास से ही। क्या मांगा माँ से? बहुत सारा पढ़ाई, बहुत सारा पढ़ाई, बहुत तो ब्लेसिंग लेने आया है। बताइए जन्मदिन है आज और इससे ज्यादा शुभ क्या हो सकता है कि आज के दिन माँ का आशीर्वाद मिले। कहाँ से आए? ये पहाड़गंज से आए हैं। पहाड़गंज से दर्शन किए? हाँ बहुत अच्छे से। मैम आज दुर्गा अष्टमी है दीदी, कंजक पूजन करके आई है या जाके करेंगे? जाके करेंगे। जाके करेंगे। 9 दिन के व्रत है? हाँ जी। माँ के दर्शन किए? हाँ। आज गौरी पूजन कर रही हैं या कल करेंगी? आज ही। आज कर रही है, जाकर करेंगे? हाँ। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी झंडे वाली मैया तेरी सदा ही जय। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं और एक अलग सा उत्साह और जोश है माँ के मंदिर में आके माँ के दर्शन करने के बाद। क्योंकि आज का दिन जो होता है, जो लोग आज कन्या पूजन कर लेंगे उनके इतने दिन की जो तपस्या है, जो आराधना है, उसका माँ फल देती है और वो पूर्ण होती है जैसे ही कन्या पूजन हो जाती है। सबने अपने अपने श्रद्धा अनुसार माँ का 9 दिन का व्रत किया है, माँ की आराधना की है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे गौतम बुद्ध नगर के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का
निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करेंगे। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन भारत के वैश्विक विमानन केंद्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसे दिल्ली एनसीआर के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है, जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पूरक होगा। दोनों हवाई अड्डे मिलकर एक एकीकृत विमानन प्रणाली के रूप में कार्य करेंगे, जिससे भीड़भाड़ कम होगी, यात्री क्षमता बढ़ेगी और दिल्ली एनसीआर को विश्व के प्रमुख विमानन केंद्रों में स्थान मिलेगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है। इसके पहले चरण का विकास लगभग 11,200 करोड़ रुपए के निवेश से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत किया गया है। इस हवाई अड्डे में एक मजबूत कार्गो प्रणाली भी शामिल है, जिसमें एक मल्टी मॉडल कार्गो हब, एकीकृत कार्गो टर्मिनल और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र शामिल है। यह हवाई अड्डा एक टिकाऊ और भविष्य के लिए तैयार अवसंरचना परियोजना के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसका लक्ष्य शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ संचालन करना है। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे रणनीतिक रूप से स्थित यह हवाई अड्डा एक मल्टी मॉडल परिवहन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें सड़क, रेल, मेट्रो और क्षेत्रीय परिवहन प्रणालियों का सुगम समन्वय होगा, जिससे यात्रियों और माल के लिए बेहतर संपर्क सुनिश्चित होगा। छत्तीसगढ़ में पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आगाज हो चुका है। पहले दिन कर्नाटक ने तैराकी में अपना दबदबा दिखाते हुए 6 में से 5 स्वर्ण पदक जीते। पहले दिन के मुकाबले के बाद कर्नाटक 5 स्वर्ण सहित 7 पदकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर रहा, जबकि ओडिशा 1 स्वर्ण सहित 4 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। मेजबान छत्तीसगढ़ 2 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कुल 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हिस्सा ले रहे हैं। इसमें लगभग 3,800 खिलाड़ी 9 खेलों में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इन खेलों में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, तैराकी, भारोत्तोलन और कुश्ती में कुल 106 स्वर्ण पदक दांव पर होंगे, जबकि मल्लखंब और कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल प्रदर्शन स्पर्धाओं के रूप में शामिल किए गए हैं। पंजाब के 26 वर्षीय इंटरनेशनल स्प्रिंटर गुरविंदर वीर सिंह ने भुवनेश्वर के इंडोर स्टेडियम में पहली नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आखिरी दिन पुरुषों की 60 मीटर दौड़ का खिताब अपने नाम किया। 60 मीटर के रोमांचक फाइनल 3 गलत शुरुआत के साथ सिर्फ 5 एथलीट्स के बीच रह गया था। इसमें गुरविंदर वीर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। महाराष्ट्र की 22 साल की हरिता भंडरा महिलाओं की 60 मीटर दौड़ की विजेता रही। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।